सौभाग्य होगी। बैठे हुए मेरे मित्रगण, मेरे अग्रज और छात्र छात्रा, मेरे बारे में बहुत कुछ बोल दिया गया है और मुझे इस तरह जब बोलता है कोई या बोलते हैं कोई, मुझे थोड़ी शर्म आती है। मुझे ऐसा लगता है किसी दूसरे के बारे में बोलते हैं, मेरे बारे में नहीं बोलते हैं। तो ये सारी बातें हुई और आज मैं यहाँ डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी कथा गीत पर कुछ कहना है। यद्यपि इस पूरी पुस्तक पे एक साथ कह पाना तो संभव नहीं, पूरी एक पुस्तक बन जाए, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा परिचित होने डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव। मित्रों, बहुत कम लोग, जैसे अभी राजीव शुक्ला जी कह रहे थे ना कि एक आदमी में बहुत सारे गुण हो सकते हैं, बहुत सारी कलाएं हो सकती हैं। मैं कुछ जो जानता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव के काफी निकट रहा हूँ, उनके ही मार्गदर्शन में मैंने पीएचडी की डिग्री ली है, तो मैं उनके विषय में क्योंकि रोज बैठना उठना चलता था और फिर बैठना उठना भी ऐसा होता था, कभी कभी तो हमारी रोज बैठक जमती थी। खैर, एक देवांगन की दुकान थी और उस देवांगन की दुकान में हम लोग सारे मित्र, मैं, डॉक्टर चंदेल, रमाकांत श्रीवास्तव जी और सारे मित्र, कुछ वकील मित्र, ये आकर के बढ़ जाते थे या पूर्व प्राध्यापक होते थे वो बढ़ जाते थे और खूब चर्चा करते थे। और चर्चा की शुरुआत जो होती थी ना, मान लो कभी चिड़िया से होती थी, चिड़िया से होती होती अच्छा विषय का प्रवर्तन डॉक्टर साहब ही करते थे। विषय को इस तरह बदलते थे वो कि धीरे 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 वो चर्चा देश की राजनीति तक, कहाँ चिड़िया से बात की शुरुआत हुई और कहाँ देश की राजनीति में। तो इस तरह से रोज चर्चा होती। मैं कुछ उनके गुणों को आपके सामने रख दूं, उसके बाद मैं उनकी कुछ कथाओं को लेकर के उनके बात करूंगा। मित्रों, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छी पेंटिंग भी करते हैं। आप ही मेरे पुत्र की तारीफ कर रहे थे, लेकिन इन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने आगे बढ़ना सीखा है। पेंटिंग किस तरह की जाए, क्या है उसमें, इस तरह की बातें इन्होंने खुद मेरे पुत्र को बताई और आज वो नवोदय विद्यालय में पेंटिंग का शिक्षक है। और दूसरी उनमें कला है गायन कला। गायन कला न केवल हिंदी गीत बल्कि उर्दू की गजलें और खासतौर से फिराक साहब की गजलें तो बहुत अच्छी गाते हैं डॉक्टर साहब। इतना ही नहीं, वो बंगला गीत को भी गाते हैं, रविंद्र संगीत। ये सारी उनके अंदर गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं। उनमें से ये है, एक है अब लेखन कला तो है ही है, उपन्यास भी लिखा उन्होंने और कहानी भी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने कविताएं भी लिखी है, बहुत सारी कविताएं लिखी है, लेकिन कभी प्रकाश में लाया नहीं। कि हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि मेरे पास में जीवन यदु बैठे हैं, इनका पेट ना मारा जाए, इसलिए उन्होंने अपनी कविताओं को प्रकाश में नहीं लाया। लेकिन कविताएं बहुत लिखी उन्होंने और अच्छी कविताएं लिखी। कभी कभी
सुनाते रहे। इसके अतिरिक्त अभी जैसे चर्चा हुई है कि बालकों के लिए, बच्चों के लिए, और हमेशा कहते थे मेरे को, जीवन वो लेखक बड़ा हो ही नहीं सकता जो बच्चों के लिए कुछ ना लिखे। बच्चों के लिखने का अर्थ है देश को संस्कार देना। बच्चों के, उन्होंने बच्चों के लिए भी खूब लिखा। अखबारों में एक कालम भी चलता था जिसमें बच्चों चाहता थे किस्से करके देश को, और वो लगातार प्रकाशित होता रहा। तो ये बच्चों के लिए भी खूब लिखे हैं। फिर अभिनय कला कोई इनसे सीखे। अंधा युग जैसा नाटक उन्हीं के मार्गदर्शन में, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में अंधा युग नाटक खेला गया। उनका ही निर्देशन था उसकी, स्वयं उसमें अभिनेता भी थे। इस तरह से हम देखते हैं कि वो अभिनय कला में भी प्रवीण रहे हैं। लेकिन इसके अलावा लोक कवियों, माने लोक गाथा के जो गाथाकार हैं, या हम कहें गायक हैं, हर गायक गाथाकार बन जाता है क्योंकि उसमें वो कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देता है। आज एक गाथाकार से आपने उसी गाथा को जिस रूप में सुना है, कल वो नहीं रहेगा। किसी दूसरे गाथाकार के मुंह से उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो वो देखिए, इनके विश्वविद्यालय में एक चौकीदार था, नकुल यादव, जो बहुत अच्छा बांस बजाते थे और बहुत अच्छा बांसगीत भी गाते थे। उन्हें घर में बुलवाकर उनका बांस सुनते थे और वो लोग जो गाथाएं हैं वो गाते थे। डॉक्टर साहब बड़े ध्यान से सुनते थे। एक इनके विश्वविद्यालय में एक और चौकीदार थे या चपरासी थे, जो भी है, लतमार दास। वो चंदैनी को साभिनय करते थे। एकल चंदैनी के जो पात्र हैं वो खुद ही बन जाते थे और खुद ही उसका अभिनय करते थे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि चिंतादास को एक नजदीक के गांव में रहते थे। चिंतादास को अपने घर बुलाते थे, गांव से घर बुलाते थे। मैं भी उनके पास गया हूँ, चिंतादास के पास, डॉक्टर साहब के साथ। इस शोध जब उनका चल रहा था तो उसकी रिकॉर्डिंग भी की थी वहाँ। लेकिन उनको घर में बुला करके वो बढ़िया गांजा पिला देते थे। उनका था कि गांजा भी पिला, गांजा पीते थे और वो बहुत अच्छा लोक गाथा गाते थे, चिकारा थे। तो ये डॉक्टर साहब के विभिन्न गुण रहे हैं जिसको उन्होंने बाद में अच्छे से भुनाया। क्योंकि भुनाने वाला तो चाहिए, हमने सुन लिया, सब कुछ अपने अंदर भर लिया और कुछ नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ नहीं किया। तो डॉक्टर साहब ने इन गुणों को बाद में धीरे धीरे निकालना शुरू किया और आज हम देखते हैं कि बृहद साहित्य हो गया है इसका। डॉक्टर साहब इसके पहले मुझे फोन करके पूछे कि जीवन तुम्हारे पास मेरी कौन कौन सी किताब है। तो मैंने कहा पुरानी सारी किताबें मेरे पास, कोई ले गया आज तक लौटा है और मैं उसको याद भी नहीं रख सकता कि कौन है। ना साहिल सोचते हैं, ना किला कहानी वाली है, ना दूसरे जो उनके वो ना थाने में नगाड़े, ये भी नहीं है, जबकि सारी किताबें मेरे पास थी। लेकिन दोस्तों ने ऐसा किया कि धीरे 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 मांग करके लिखते रहे
और वापस करने का नाम नहीं। मैंने कहा चलो भाई वो ठीक है, उनके पास है, कभी मिल जाएंगे तो ले आऊँगा, लेकिन नहीं मिली, कभी नहीं मिली। तो ये कुछ गुणों के विषय में, और इस किताब की जब चर्चा हम करते हैं, जिस किताब की बात यहाँ हुई है, लोक गाथा पर जो डॉक्टर साहब ने बात की है, एक पूरा शोध ग्रंथ है। यानी बहुत सारे छत्तीसगढ़ के उन साहित्यकारों के इतिहास डगमगा गए जब ये किताब प्रकाश में, क्योंकि इतना अच्छा शोध किसी का नहीं। लोक गाथा, लोक गाथाओं को लेकर भिन्न भिन्न तरह की बात करते हैं, सब अपना अपना झंडा ऊंचा करते हैं, लेकिन इस एक किताब में डॉक्टर साहब ने पूरा रस निचोड़ करके भर दिया है। विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों से विचारने की कोशिश की है। इसमें वहां से शुरुआत उन्होंने की है किताब की। एक बहुत ही झगड़े का कारण बना था लोक और शिष्ट को लेकर। लोक क्या है, शिष्ट क्या है, यही झगड़ा चल रहा था, बहुत दिनों तक चला है झगड़ा। हजारी प्रसाद महादेव प्रसाद द्विवेदी ने इस झगड़े को थोड़ा विराम दिया था। उन्होंने कहा था कि लोक जो है वो नगर से लेकर गांव तक फैली हुई जनता, उसमें नगर की जनता या ग्रामीण जनता को अलग नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो गांव से लेकर नगर तक जो फैली हुई जनता है वही लोग। लेकिन प्रश्न ये उठा, तो फिर शिष्ट क्या है? एक तरफ लोग कह रहे हैं तो शिष्ट कौन कौन है? क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ को शिष्ट बांटते हैं तो लोग को अशिष्ट माने क्या? प्रश्न ये उठा। तो लोग और शिष्ट का झगड़ा यहाँ तो खत्म हो गया, क्योंकि सारी जनता, सारे लोग में शुमार हो गए। हाँ, उसमें थोड़ा विभाजन किया जा सकता है, अध्ययन की दृष्टि से विभाजन किया जा सकता है। उसको कुछ लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं, बहुत सारे विद्वानों ने इस किताब में लिखा है अपने अपने मतों को। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने एक बात कही, लोक और शिष्ट कहने की जरूरत ही नहीं है। कहिए आप कि एक श्रमजीवी वर्ग है पहला, दूसरा है सुविधाभोगी वर्ग। श्रमजीवी वर्ग और सुविधाभोगी वर्ग, क्योंकि ये श्रमजीवी वर्ग जो है वो मेहनत करते हैं और उन तमाम चीज़ों का उत्पादन करते हैं, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, तमाम चीज़ों का उत्पादन करते हैं जो उन सुविधाभोगी लोगों को चाहिए। तो अब बात स्पष्ट हो गई कि सुविधाभोगी एक वर्ग है, एक वर्ग है श्रमजीवी वर्ग। ये दो वर्ग है। डॉक्टर साहब का ये वाली जो परिभाषा है ना, और मैंने अपने पीएचडी थीसिस में लिखा था, इन श्रमजीवी वर्ग को छत्तीसगढ़ में आड़ी लोग कहते हैं। सीधे लोग नहीं, आड़ी लोग। इन्हें आड़ी लोग और बाकी को सीधे लोग। तो श्रम करने वाले लोग आड़ी लोग हो गए और शेष जो सुविधाभोगी वर्ग है वो सीधी जाता है। इस तरह से ये यहाँ पे उन्होंने, मैं कुछ कथा गीतों को यहाँ पे लेना चाहूँगा। एक कथा गीत तो बहुत प्रसिद्ध है और डॉक्टर साहब ने लिखा है अपने उसमें, अपनी किताब में,
कि जो कथा गीत जितना ही लोकप्रिय होगा उसमें उतनी ही तब्दीली आए। उदाहरण के तौर पर दसमत कहना, ये दसमत कहना का जो कथा गीत है उसमें तो शुरू से ही तब्दीलियां शुरू हो गई थी। डॉक्टर साहब ने बताया कि उस कथा गीत को न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि मालवा में, राजस्थान में, मालवा में, राजस्थान में बहुत सारी जगहों पे उनको गाते हैं लोग, लेकिन थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। परिवर्तन होता क्या है, राजाओं के नाम बदल दिए, पात्र वही है, माने क्रियाकलाप वही है, लेकिन राजाओं के नाम बदल दिए। जैसे छत्तीसगढ़ में महानदेव हो गया, महानदेव हो गया, कहीं और कुछ हो गया। तो इस तरह से राजाओं के नाम बदल, स्थानों के नाम बदल दिए, यहाँ तक कि रीति रिवाजों के जो नाम है वो भी बदल जाते हैं, उन्हें भी बदल करके रख दिया गया। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं इसमें बदलाव होता गया है। और बहुत छोटी सी कथा है ये, इसमें जनता का विद्रोह बताया है कि जनता कैसा विद्रोह करती है। जो शासक वर्ग हैं, जो सुविधाभोगी लोग हैं, उनके प्रति जनता विद्रोह कैसा करती है ये बताया गया है। कि ये जो ओड़न है, दसमत कहना है, पूर्व कथा ये है तो राजा की पुत्री थी, और राजा की पुत्री थी माने पली बड़ी थी, बहुत ही लाड़ प्यार थे। लेकिन एक दिन राजा ने पूछ दिया, क्यों भाई तुम किसके भाग्य का खाती हो? उनकी सारी बहनों ने कह दिया, हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। नहीं, हम आपके भाग्य का खाते हैं। लेकिन दसमत कहना ने ये कहा, मैं तो अपने भाग्य का खाता हूं। उसने ये स्वीकार नहीं किया कि मैं किसी अन्य के भाग्य का खा रहा। और तो राजा को क्रोध आ जाता है कि मेरे ही खाने में, मेरे ही घर में रहना, मेरा ही भोजन करना, मेरे ही लिए कपड़े पहनना, और ये कहती मैं अपने भाग्य का कर रही हूँ। ठीक है, कैसे करके देखता हूँ मैं। उसने एक सुदन नाम के ओड़न से या ओड़ जाति से उसकी शादी कर दी, जो कि मजदूर था। अब कह खाओ अपने भाग का जो खाना है। वो सुदन जो है, जो काम कर रहा था राजा के यहाँ, माने राजा के ही नौकर थे वो लोग, सब के सब वो पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। और पत्थर तोड़ के पत्थर के बीच में जो हीरे हैं उसको निकालने का काम करते हैं, जिसमें इसमें आया क्या काम है, जुगजुगी पत्थर। जुगजुगी पत्थर हम लोग एक दिन पूछा उसने सुदन से, दसमत कहने में क्या करते हो? तो बताया पत्थर तोड़ते हैं, बस हो गया। और उसके अंदर से जुगजुगी पत्थर निकालते हैं। जुगजुगी पत्थर जाके दे देते हैं वहाँ सेठ के यहाँ, साहूकार के यहाँ, उसके बदले थोड़ा सा अनाज दे देता है हमको, एक आटो की खाना वाला मेरे को लाना। वो तो राजा की पुत्री थी ना, वो पहचान गई ये तो हीरा है और ये धोखा दे रहा है ये सेठ। वो खुद जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगी, तुम गलत कर रहे हो जो इस तरह का काम कर रहे हो, हीरा लेते हो और थोड़ा सा अनाज दे देते हो, बस हो गया, इतना ही, ये तो गलत है। और अंत में तय होता है कि जितने भी लोग उनको पहले भी हीरा दे चुके हैं, सबको पैसे दिलवाती है, सबको अनाज दिलवाती है और सबकी स्थिति सुधर जाती है। लेकिन एक बार अकाल पड़ता है उसके देश में। अब उसका देश कौन सा है
ये इतिहासकार कैसे जाने भाई? वो तो लोक गाथा है, कैसे जानेंगे उसको? मुश्किल है। कुछ छत्तीसगढ़ के लोक गाथाकार कहते हैं कि जहाँ पे उड़ान बांध है वही उनका मायका था, वह बड़ा नगर था, ऐसा। ये उड़ान बांध बिल्कुल नागगांव के करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है नागपुर लाइन पे। मेरे नागगांव से जो मित्र हैं वो सब देखे होंगे उड़ान बांध। और वहाँ ये दशमत कहना का मंदिर भी देखे। हम लोग गए थे डॉक्टर साहब के साथ, फोटो खींच के लाया। और तो फिर वो तो हो गया, लेकिन जब अकाल पड़ता है तो ये दुर्ग राज आ जाते हैं, जिसको पहले धार नगरी कहते थे, ऐसा गाथाकार ने कहा है। कहीं इतिहास में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन गाथाकार तो अपने मन का राजा होता है ना, वो अपना गाथा खुद बनाता है, अपने मन का राजा है। उसने कह दिया कि धार नगरी थी पहले, अब ये दुर्ग के नाम से धार नगरी जानी जाती है। वहाँ आए और वहाँ का एक ब्राह्मण राजा था, महान देव जो ब्राह्मण राजा था, वो काम देखने के बहाने एक दिन जाता है। काम देखने के बहाने जाता है और पाता है कि वो जो उड़न थी वो बहुत खूबसूरत है, दशमत कहना बहुत खूबसूरत है, वो रानी बनाने के लायक है। उसको लालच देता है, इत्यादि करता है, कभी गोटी फेंक के मारता है। यहाँ जो विद्रोह आता है मैं उसको बताना चाहता हूँ। ओड़न से वो ओड़न को माने दशमत ओड़न को गिट्टी माने गोटी फेंक के मारता है राजा अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए। तो उसने क्या कहा, पहली बार आपने मुझे गोटी मारी तो मैंने समझ लिया कि ये हंसी ठट्ठा कर रहा है। दूसरी बार जब गोटी मारी तो मुझे लगा कि बड़े भाई हैं, लेकिन अब तीसरी बार आप गोटी नहीं मारेंगे तो मैं अपनी कुदाल की भेंट में मारूंगा। ये दशमत ओड़न जो कहती है ये कितना विद्रोह भरा था श्रमजीवी वर्ग के ये, और आखिर में उसको और लालच देता है, लेकिन लालच में पड़ती नहीं। और वो कहती कि तुम ही बन जाओ ना ओड़ा, ओढ़ जा तुम ही बन जाओ। तो तैयार हो जाता है राजा, मैं मेहनत करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। एक लंबा किस्सा है। अंततः उनको भागना पड़ता है। भाग के वो उड़ार बांध पहुँचते हैं, सुरंग लगा के। सुरगी नाम का एक गांव है यहाँ, सुरगी नाग गांव के पास। सुरगी का नाम पड़ा सुरंग से। वहाँ उन्होंने सुरंग बना करके वहाँ तक पहुँच गए और वहाँ पहुँच करके उड़ार बांध को फिर से बनाया, पानी भरा और उसमें सारे जितने भी ओड़िया लोग थे, जब राजा पहुँच गया तो सब के सब उसमें डूब करके मर गए। कुछ लोग कहते हैं कि लड़के मर गए, कुछ लोग कहते हैं डूब के मर गए। लेकिन जो भी हो, अंत में उसने उस ऊर्जा से कहा, उसके पति को भी मार दिया, कहा अब तो तुम्हारा पति भी मर गया, अब तो कर लो मुझसे विवाह। तो कहती कि नहीं, मैं अपने पति के साथ में सती हो जाऊंगी। और उसी के साथ वो जल के मर जाती है, भस्म हो जाती है। और वो कुछ लोग कहते हैं कि राजा भी मर जाता है वहीं पे, इस तरह की बात करते हैं। तो ये पूरी कथा मैं चाहता था 3-4 कथा को बता पाऊँ आपको, लेकिन वो समय नहीं मिला। केवल इतना ही। धन्यवाद। कभी मौका मिले तो इस किताब का अवश्य पढ़ें। इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें जो
आप लोगों को अच्छी लगेगी, लुभाएगी। धन्यवाद।